कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला, दूसरे शब्दों में कहें तो मस्ती का केंद्र। आज यह मस्ती नशा के कारोबार में तब्दील हो चुका है। बंगाल और नेपाल की सीमा से सटा सीमांचल का यह इलाका नशा कारोबार का बड़ा अड्डा बन गया है। नशे की लत में युवा पीढ़ी अपना भविष्य खो चुका है। अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे माहौल में आनंद फाउंडेशन पूर्णिया द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र निराशा के बीच एक उम्मीद जगाती है। आइए फाउंडेशन के निदेशक और संस्थापक प्रीतम आनंद से सुनते हैं उनकी आप बीती। तो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं आनंद फाउंडेशन के तहत एक नशा मुक्ति केंद्र है पूर्णिया में, और हमारे साथ बैठे हुए हैं इस केंद्र की शुरुआत करने वाले प्रीतम आनंद जी। प्रीतम आनंद जी, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने एक ऐसा काम शुरू किया है समाज में जो बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। कैसे शुरू किया आपने? थोड़ी सी अगर अपनी कहानी आप बता दें तो पिक्चर बड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ है, क्यों शुरू किया आपने। तो थोड़ी सी हम आपसे आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। जी, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से प्रणाम कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, मुझे कवर करने के लिए आप लोगों ने एक रूपरेखा तैयार की। क्योंकि आज के दिन हमारे समाज में जो लोग नशा करते हैं या जिन लोगों ने नशा किया उन्हें एक हीन भावना से देखा जाता है, और मैं भी एक नशा करने वाला इंसान था। और कब की बात होगी? कितने साल पहले की? 10 साल पहले। 10 साल पहले की जी। 2012 क्या हो रही होगी? अभी मेरी एज 35। अच्छा, 35th ईयर में है। 25 साल के आसपास। 25 वर्ष के आसपास। और नशा तो उससे पहले ही है, लेकिन पिछले 8 साल से मैं नशा मुक्त हूँ। नशा मुक्ति केंद्र जाने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे नशा मुक्ति केंद्र में डाला, जैसे ये मैंने नशा मुक्ति केंद्र स्टार्ट किया है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले भी आप लोगों को थोड़ा सा मेरा जो स्टोरी है, मेरा पास्ट है, वो मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताऊँ। पूर्णिया मेरा जन्म स्थान है, पूर्णिया का मैं रहने वाला हूँ, पूर्णिया का निवासी हूँ। और मेरे पिता बिहार पुलिस में कार्यरत थे उस वक्त, अभी रिटायर हो गए। सब इंस्पेक्टर थे वो बिहार पुलिस में। अच्छा। हर पिता की तरह मेरे पिता का भी सपना था कि मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ाई करे, और छोटे में ही 7th क्लास में मुझे उन्होंने दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए। उस वक्त लोग यूपीएससी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये 3 सपना देखा करते थे कि मेरा बच्चा है तो ज़्यादातर इन्हीं फील्ड में सारे पेरेंट्स की हो जाए, ये चाहत होती थी। बिल्कुल। तो मेरे पिताजी ने मुझे 7th क्लास तक मैं यहाँ मिलिया कॉन्वेंट में पढ़ा। अच्छा। 7th क्लास तक अच्छा स्कॉलर था, मेरे नंबर बड़े अच्छे आते थे, स्पोर्ट्स में भी अव्वल रहता था, और बैडमिंटन का नेशनल खेला हूँ मैं। अच्छा। क्रिकेट में भी नेशनल खेला हूँ, ग्रेट। और बास्केटबॉल खेलता था, हैंडबॉल खेलता था। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे? बिल्कुल। मतलब ये भी एक बिल्कुल नई बात होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स इन चीज़ों से निकालता है। जी। तो और मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था। स्पोर्ट्स से शायद इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि मेरे पिता खुद एक स्पोर्ट्समैन थे। मेरे पिता को स्पोर्ट्स कोटा पे ही पुलिस में नौकरी मिली थी। मेरे पिता बिहार पुलिस में एक रेसलर थे। अच्छा। और 35 साल तक उन्होंने रेसलिंग ही किया, पहलवान थे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, आप लोगों के जैसे पत्रकार नहीं थे कि लोग उन्हें जान पाते। लेकिन पापा जैसा बोलते हैं कि अपने लाइफ में वो आज तक कभी हारे नहीं, और जिस कुश्ती में वो हारे थे उसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया।
तो बहुत नाम भी है उनका काफ़ी। पिताजी का जन्म स्थान श्री वेदानंद सिंह उनका नाम जी। अभी हैं वो ना? जी अभी जीवित हैं। अच्छा। लेकिन रिटायर हो गए अभी 74 ईयर्स उनका एज है। तो 14 साल पहले वो रिटायर हो गए पुलिस से। तो दिल्ली आप 7th क्लास में ही चले गए? जी 7th तक मैं यहाँ रहा। 7th के बाद 7th तक मिलिया कॉन्वेंट में पढ़ा। अच्छा, फिर 8वीं में मैं चला गया गुडले पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग नॉर्थ दिल्ली में था। अच्छा। फिर वहाँ मेरा नामांकन, वहीं पे मैं। तो वहाँ किन्हीं के साथ रहते थे आप या अकेले ही आप रहते थे? शुरुआत में मेरे भैया लोग वहाँ पढ़ते थे, मामा के लड़के थे। अच्छा। 1-2 भाई थे जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे मुखर्जी नगर में। तो उन लोगों के साथ मैं रहा, शुरुआत में 2 साल रहा। फिर 10th क्लियर करने के बाद फिर मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। 11th-12th हॉस्टल में रहा। तो सब कुछ अच्छा था। मैं एग्जाम्पल था अपने फैमिली में कि प्रीतम के जैसा बनो, प्रीतम के जैसा देखो, पढ़ने में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। जब छुट्टियों में मैं आता था तो मेरे मासी के बच्चे, मेरी बुआ जी के बच्चे, मामा के बच्चे, वो लोगों को मेरे पास भेजा जाता था कि प्रीतम के साथ जाओ, उनके साथ रहो, 1-2 महीना टाइम स्पेंड करो और उससे कुछ सीखो। तुम लोग साथ में रह के भी नहीं पढ़ता है, वो अकेले रहता है दिल्ली में, तब भी वो इतना पढ़ता है, इतना अच्छा नंबर लाता है। हमेशा अव्वल रहा, हमेशा टॉप किया स्कूल में। 8th में भी टॉप किया, 9th में भी टॉप किया, 10th में भी 87% मार्क्स हैं CBSE बोर्ड से। तो उम्मीदें थी सबको। पिताजी भी बार बार बोलते थे कि एक ना एक दिन मैं तुमको ज़रूर वर्दी में सैल्यूट करूँगा। लेकिन जी सपने बड़े थे। एक ही बेटा था और अच्छा, आप अकेले? जी। सिस्टर है? 4 सिस्टर्स हैं मेरी। अच्छा, आप कौन से नंबर पे? मैं 3रे नंबर पे हूँ। अच्छा। मतलब 3 सिस्टर हैं, उसके बाद 4थे नंबर पे मैं हूँ, 5वें नंबर पे मेरी एक और सिस्टर। सबसे बड़ी सिस्टर वो अभी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, लॉयर है, वो अभी दिल्ली में ही रहती है। अच्छा। 2nd नंबर वाली जो सिस्टर है मेरी, वो DLF जानते होंगे आप लोग? मैं रह चुका हूं। उसमें मैनेजर हैं, वो अभी गुड़गांव में रहती है। हाँ जी, हाँ जी। 3rd नंबर वाली सिस्टर है मेरी, बैंक PO हैं अभी कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, बिहार में, अपने पूर्णिया में ही पोस्टेड हैं वो। अच्छा। और 4th नंबर वाली सिस्टर है वो दिल्ली में ही, उसका बिजनेस है। पहले दुबई में जॉब करती थी, अभी वहाँ से छोड़ के अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, क्लाउड किचन स्टार्ट किया। तो वेल सेटल्ड थे सब अपने काम। और मेरे से भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। वो लोग सब अपने अपने एजुकेशन में, या जहाँ भी पापा ने उन्हें भेजा वो अच्छा कर रहे थे, मैं भी ठीक ही कर रहा था। लेकिन 10th क्लास के बाद 11th में हॉस्टल में गया। हॉस्टल में जाने के बाद थोड़ा बहुत अल्कोहल, थोड़ा बहुत शराब से इंट्रोडक्शन हुआ हॉस्टल में। ये कैसे शुरू हुआ या 11th से? 10th के बाद। 10th के बाद 11th में तभी एडमिशन नहीं हुआ था। अच्छा, वो जो गैप होता है रिजल्ट का, ऐसे उसमें शायद मुझे याद है कि फेयरवेल पार्टी हुई थी हमारी एक, कि अब 10th खत्म हो गया, हर जगह होती है फेयरवेल पार्टी में मैं अपने लाइफ में पहली बार बियर पिया था। और मुझे नहीं पता था। हाँ जी, 10th में मैंने बियर पी। स्कूल के तरफ से अरेंजमेंट था या फ्रेंड्स ने अरेंज किया था ये पार्टी? ये पार्टी हम लोगों ने खुद से अपने आप ही किया था, दोस्तों गेट टुगेदर। हाँ, एक तरह से गेट टुगेदर था। और हमें पता था कि स्कूल में अगर अरेंज करेंगे तो हम ये सब नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने एक स्कूल के बाहर एक बैंक्वेट हॉल था, हमने वो बुक किया। वहाँ पे जो हमारे दिल्ली का उस वक्त कल्चर हुआ करता था। 2003 में मैं 10th किया हूँ। अच्छा जी, 2003 के आसपास की जी, बात है। 2003 के 3 और 4 के बीच की बात है। और उस वक्त का जो कल्चर था, डीजे लगाया हम लोगों ने। मतलब जितने भी बच्चे थे सबसे कॉन्ट्रीब्यूशंस लिया। किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 800 रुपये, ऐसे करके दिया। फिर वहीं पे हमारा लंच था, क्योंकि रात को लेट नाइट हम लोग रह नहीं सकते थे, तो लंच का हमारा प्रोग्राम था। पहली बार हमने वहाँ पे बियर पी। एक बोतल में मुझे याद है 7-8 लोगों ने बियर पी थी उस दिन। जी, फर्स्ट टाइम। और 7-8 लड़के हम लोग जितने भी थे, फ्लैट थे। हम लोगों को डर लग रहा था घर जाने में। मैं तो भैया के साथ रहता था, वो लोग तो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। तो मुझे भैया से भी डर लग रहा था कि अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा, नहीं होगा, मार पड़ेगी, गलत काम किए हैं हम लोग। ये पता था कि गलत किया। खैर पता नहीं चला, घर आए, सो गए। किसी को विश्वास भी नहीं हुआ होगा, या कोई वैसा शक होता तो शायद वो नहीं था। बिल्कुल, कभी ऐसा था नहीं। और धीरे धीरे फिर ऐसा ही था। फिर 11th आया। 11th में भी हम लोग कभी कभी, मतलब धीरे धीरे वो सिलसिला चलता है एक तरह से।
गेट टुगेदर का या वो? जी, एजुकेशन भी ठीक ठाक था, पढ़ाई में भी नंबर कम नहीं आते थे। तो उस वक्त ऐसा होता था ना कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो ना टीचर्स उसे कुछ बोलते हैं ना गार्जियन उसे कुछ बोलते हैं। उनको लगता है रिजल्ट ठीक है तो सब कुछ ठीक तो है, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, कोई क्या दिक्कत मतलब नहीं। क्या है हमको, क्यों बच्चा पढ़ ही रहा है, टोके? कुछ हाँ कर जी, रहा है तो हाँ जी। ठीक है, सही। फिर 12th कंप्लीट हो गया, बीबीए में मेरा एडमिशन हुआ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। कई लोगों को डोनेशन देना पड़ा, मेरा रैंक आया अंडर 500 बीबीए में? हाँ जी, अच्छा, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आईपी यूनिवर्सिटी है वहाँ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। डीएवी कॉलेज मिला मुझे, जो कि टॉप कॉलेज में था। टॉप कॉलेज, जी। तो वहाँ भी एडमिशन होने के बाद फिर जो मेरा अल्कोहलिज्म का जो था ना, ये कॉलेज में थोड़ा और बढ़ा, क्योंकि स्कूल में तो कम ही था, कमी था, माहौल भी वैसा नहीं रहता है। वैसा नहीं था। कॉलेज में बढ़ा, फ्री हो गया, मैं हॉस्टल में रहने लगा, इन्वायरमेंट भी वैसा ही था, सारे लोग बाहर के थे। कुछ लोगों के साथ मैंने वीड ट्राई किया, जो गांजा जिसे बोलते हैं हम लोग। तो लेकिन ज़्यादातर मैं शराब ही पीता था, बियर पीता था। अच्छा। अल्कोहल भी हम लोग उस वक्त अल्कोहल, बियर को तो अल्कोहल मानते ही नहीं, मानते नहीं थे, हाँ। मैं ऐसा लगता था कि विस्की ही अल्कोहल है, बियर तो कोई अल्कोहल ही नहीं। एनर्जी वो ड्रिंक। तो वहीं से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ते चला गया। फिर विस्की ट्राई किया, फिर गांजा भी कभी कभी पीते थे, वहाँ पे रोल करके रिजला पेपर में पिलाया करते थे लड़के, तो हम लोग भी पीते थे, हॉस्टल में पीते थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, पढ़ने वो भी बढ़ा। मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि जैसे कभी हम लोग कोई ओकेजन में पिया करते थे, जब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थे। थर्ड ईयर आते आते ना ऐसा हो गया था कि वीकेंड्स पे पीना शुरू कर दिया हमने। सैटरडे संडे को हम लोग छुट्टी मार लेते थे। सैटरडे को वैसे तो कॉलेजेस में छुट्टियां नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग छुट्टी करके या जल्दी आके अपना पार्टी करने चले गए, किसी क्लब में चले गए, किसी डिस्को में चले गए। तो धीरे धीरे जो बिहार का इंसान जो दिल्ली गया था सपना लेकर, बड़े शहर में जाता है, बड़े शहर में जाकर थोड़ा सा वहाँ के चकाचौंध में थोड़ा सा मुझे, अब जब मैं एनालिसिस करता हूँ मेरी केस हिस्ट्री को, तो धीरे धीरे ना मैं उन सब चीज़ों में ढलते जा रहा था। और पेरेंट्स की भी कमी लगती थी, माँ से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो शुरुआत में जब ये लोग मुझे भेज रहे थे ना, तो मैं रोज़ रोता था माँ को फ़ोन करके कि आप लोग हमको दूर क्यों भेज दिए, हम नहीं जाएंगे, हम वहीं ठीक थे, हम वहीं पढ़ाई करेंगे, हमको यहाँ पे आप लोग क्यों भेज दिए हो। लेकिन मम्मी भी अब समझाती थी, जैसा तुम्हारे लिए ही किए हैं, यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई करो, कुछ बनो, इसलिए तुमको भेजा गया है। तो धीरे धीरे मन को बहला लिए। लेकिन हमेशा मेरे लाइफ में ना उन पेरेंट्स, एक गैप रहा, उस गैप जी को फिल करने की भी एक बड़ी वजह बनी कि चलो जी, एक मुझे जो लगता है कि मेरी फैमिली अभी ये सब बातें तो शायद मुझे बाद में बताना चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको वहीं की बात बताता हूँ कि ग्रेजुएशन ख़त्म होते थोड़ा सा पीना वीना मैंने ज़्यादा शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी जॉब हो गई, मैं नौकरी करने लगा। आदित्य टेक्नोलॉजीज़ में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ आफ्टर बीबीए। जी, अच्छी सैलरी थी उस वक्त, 35,000 का मुझे पैकेज मिला पर मंथ का, और प्लस रहना था, एक फ्लैट मिला हुआ था, घर में आते थे, वहाँ से लेके जाते थे कैब से हमें, तो सब कुछ ठीक था। 1 साल मैंने जॉब भी किया। जॉब होने के बाद मेरी माँ को कैंसर डायग्नोस हुआ। कैंसर डायग्नोस हुआ तो मेरे पिताजी ने बोला कि तुम मतलब हम लोग आ रहे हैं दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर संस्थान रोहिणी में था, अभी भी है, तो वहाँ पे हम लोग एक बार ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो मैंने बोला राजीव गांधी कैंसर संस्थान में क्यों करवाओगे आप लोग ट्रीटमेंट। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इनको कैंसर है। पापा ने बोला कि ट्यूमर हुआ है, तो सब यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ एक बार चेकअप करा लो। तो मैंने भी पता किया, मुझे पता, जहाँ तक मैं पता किया मेरे यार दोस्तों से, तो उन्होंने बोला कि टाटा मेमोरियल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नाम है, वहाँ पे ले जाओ। ये नया खुला था उस वक्त, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मेरे सामने शायद वो बना है। अच्छा। मैं जब दिल्ली टाटा जो है वो तो पुराना है, वो बहुत काफ़ी पुराना है और फेमस था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे दिखाओ, लेकिन पापा लोग आ गए थे दिल्ली, तो फिर ट्रीटमेंट कराया। मेरे समझ में उतना नहीं आया, मेरे को छुपाते भी थे कि इसको कहीं कुछ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मेरी माँ से क्लोज था। पिताजी से मैं आज भी बात नहीं कर पाता हूँ, आज भी फेस टू फेस हम बात नहीं करते हैं, बैठते नहीं हैं साथ में। जैसे पिताजी अगर अभी भी आ जाएंगे तो मैं उठ के चला जाऊँगा यहाँ से, मैं उनके साथ कभी बैठ नहीं पाया हूँ। हम लोगों ने कभी बेड शेयर नहीं किया, कभी टेबल शेयर नहीं किया, खाने के लिए तक नहीं किया।
इसलिए नहीं कि मैं नहीं पहले ये चीजें थी और ये सभ्यता का एक हिस्सा था, अदब है, वो लिहाज था, वो मेरे ख्याल से अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, होना चाहिए लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होना चाहिए। अभी भी जैसे पिताजी बुलाते हैं तो मैं उनके पीछे खड़ा होकर उनसे बात, खास के जो बड़े बेटे के साथ मसला है वो बहुत होता है जी। तो फिर पापा लोग वापस आ गए, वहाँ पे शायद कैंसर बोला डॉक्टर ने, तो वो लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे नहीं बताया, घर से मम्मी ने किसी दिन फ़ोन करके ऐसे ही रोने लगी, अब हम ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे, अब तुम तो ज़िंदगी भर मेरे से दूरी रहा, अब तो कम से कम मेरे पास आके रहो। अच्छा। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि यार एकदम से ऐसा बोल रही हैं, सब कुछ यहाँ पे बोला कि नहीं है, बायोप्सी के लिए गया हुआ है, रिपोर्ट तो नहीं आ गया कहीं, क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं वापस आ गया दिल्ली से। तो जब मैं दिल्ली से वापस आया उसके बाद फिर मैं दिल्ली उस दिन से लेकर आज तक नहीं गया, मतलब ऐसे ही घूमने गया, रहने नहीं। अच्छा, तो फिर वापस जॉब पे नहीं गया? हाँ जी, नहीं गया। जॉब छोड़ के आया वापस तो मुझे पता चला मेरी माँ को कैंसर है, और जब पता चला मेरी माँ को कैंसर है तो मैं अपनी माँ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हैंडल नहीं कर पाया उस वक्त जो मेरा मेंटल स्टेट था, उस वक्त जो मेरा इमोशनल लेवल था ना, उस वक्त मैं हैंडल नहीं कर पाया। मुझे लगा कि यार मेरी माँ को कैंसर हो गया, अब तो मेरी मम्मी मर जाएगी, क्योंकि कैंसर वाला तो कोई बचता नहीं है, और माँ मर जाएगी तो फिर हम जिंदगी में क्या होगा, हम क्या करेंगे। और इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए मैं थोड़ा एडिक्शन में और ज़्यादा चला गया, शराब पीना शुरू किया, गांजा पीना शुरू किया, जो भी होता है यहाँ पे जो पूर्णिया में एक सर्कल मिल गया। हाँ जी, फिर पूर्णिया में शुरू किया। पूर्णिया में नहीं जानते थे लोग कि मैं ये सब भी करता हूँ, तो वो लोग भी धीरे धीरे वो लोग भी जानने लगे कि ये तो शराब भी पीता है। मेरे पिताजी ने भी एक दिन देख लिया, जब तक पिताजी ने नहीं देखा था तब तक मैं भी डरता था, जब पिताजी ने देख लिया तो फिर मुझे बाहर के लोगों से भी डरना मैंने बंद कर दिया कि जब मेरा बाप जानता ही है तो ये लोग मेरा क्या करेगा, और वैसे भी ये लोग मेरा किया क्या है। वैसे भी मेरी माँ को भगवान जब नहीं है इस धरती पे, जब मेरी माँ को कैंसर ही हो गया, जब मेरी माँ मरी जाएगी तो हम भी चला अच्छा होगी क्या करेंगे, हम भी पीते पीते मर जाएंगे। तो उस वक्त मेरी सिस्टर्स मेरा काउंसलिंग करती थी, वो लोग इस तरीके से बोलती थी कि तुम पीते पीते मर नहीं रहा है, तुम पीते पीते मजा लेके मर रहा है, तो तुम हम लोगों को परेशान मत करो, तुमको अगर मरना ही है तो मर जाओ, पीते पीते मरेंगे ये क्या बात है। तो इस तरीके से जब थोड़ा क्रॉनिक हो गया था तो इस तरीके से कभी कभी घर में सारे लोग जान गए थे। शराब पर ही रहे या फिर और भी उसके अलावा गांजा के अलावा कुछ चीजें आती हैं लेनी शुरू कर? अभी तक यहीं पे था। धीरे धीरे फिर हमारे बिहार में उस वक्त अभी जैसे स्मैक का कल्चर है ना, अभी आप लोग नोटिस करते होंगे कि हर जगह स्मैक पीते हैं लोग। आज से 10 साल पहले डेंड्राइट जी सूंघने वाले वो स्टार्ट हुआ था हमारे टाइम में। ग्लू स्मैक को थोड़ा सा बता दीजिए क्या है स्मैक में? स्मैक में स्मैक क्या एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअल में ना स्मैक जो ओपियम होता है, पोस्तादाना, अफीम का फल, उसी से स्मैक बनता है। अच्छा। वो अफीम जिसको डोडा भी बोलते हैं बोलचाल के लैंग्वेज में, डोडा जो उसका रॉ होता है वो अफीम है, और उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, अच्छा हाँ, ओपियम का फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो है स्मैक। उसका जो प्योरेस्ट क्वालिटी है वो है हेरोइन। अच्छा, हेरोइन इसी की जी प्योरेस्ट जी क्वालिटी है। प्योरेस्ट क्वालिटी है वो हेरोइन। कॉस्टली होता है जी। हेरोइन के बाद जब उसका बाई प्रोडक्ट है थोड़ा सा क्वालिटी अगर लो है तो उसका नाम है ब्राउन शुगर। और ब्राउन शुगर हीरोइन का ही बाय प्रोडक्ट? बिल्कुल, हेरोइन का नहीं, ओपियम का। सॉरी, अच्छा, ओपियम से ही हेरोइन बना, उसी से ब्राउन शुगर भी बना। और जो सबसे बेकार हुआ इसमें से डस्ट जो निकला लास्ट में, जो किसी काम का नहीं है, वो है स्मैक। तो आप अंदाजा लगा लो, ज्यादा डेंजर होगा ये तो। बिल्कुल, और सबसे सस्ता भी यही है। 200 ये तो बिल्कुल 200 है जी, वहाँ से वेस्ट जो है। 200 से 250 रुपए का एक पुड़िया है। कितना ग्राम होता है उसमें? ग्राम नहीं होता उसमें। अच्छा, पुड़िया में मतलब थोड़ा सा मतलब इतना एक चुटकी 200 रुपए का है। तो आप लगा लो कि ग्राम कितने का होता होगा। और जब हम नशा करते थे उस वक्त हेरोइन 500 रुपीज़ का मिलता था। इस शहर में अवेलेबल था? नहीं, यहाँ नहीं, इस शहर में अवेलेबल उस वक्त नहीं। स्मैक ही जी, स्मैक अभी हेरोइन अभी यहाँ भी अभी नहीं है। अभी भी हेरोइन अभी कितने का मिलता होगा? फिर तो बहुत महंगा होगा। बिल्कुल 1000 रुपये का मिलता हो।
एक पुड़िया, 500 रुपये का ब्राउन शुगर और 250 रुपये का स्मैक, ये डिफरेंस है। और सबके सब ओपीएम से ही बनते हैं, ओपियोइड केमिकल इसके अंदर पाया जाता है और नारकोटिक ड्रग्स के अंदर ये सारा आता है। नार्कोटिक। तो उस वक्त यही था, ये थोड़ा बहुत नशा कर लिए, यहाँ पे गए, मंदिर में गए, चिलम पी रहे हैं बाबा लोग, तो उनके साथ बैठ के पी लिए। मन में ये भी डाल रखा था लोगों ने कि भोलेनाथ का प्रसाद है, ये पीने से कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। तो हम भी सोचते थे कि चलो भगवान का प्रसाद ही तो पी रहे हैं। अब पता चला कि वो प्रसाद पीते पीते लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। उस वक्त तो नहीं थी जानकारी, तो हम लोग भी पीते थे, भांग खा लिया, कभी जो मिला मतलब वो नशा कर लिया। किसी ने बोला कि इस चीज़ से नशा होता है, ये खा के देखो, तो ये नहीं पूछते थे कि भाई ये क्या है, खा लेते थे, फिर पूछते थे नशा क्यों नहीं हुआ। तो उस तरीके का मेंटालिटी हो गया, उस तरीके का धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। धीरे धीरे मम्मी थी तब तक, मम्मी थी। हाँ जी, माँ भी धीरे धीरे एक्सपायर हो गई। डिटोरिएट होते तो 6-7 महीने में माँ एक्सपायर हो गई मेरी। मतलब माँ से करीब आने के बाद भी करीब नहीं हो पाए। एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि मेरी माँ को मैं खोने वाला हूँ। ये गिल्टी तो बड़ा लगता होगा। बिल्कुल, अभी तक है। और मरते मरते माँ ये बोलती रही कि बेटा हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन तुम नशा मत करना। क्योंकि उस वक्त का जो सिचुएशन मेरी माँ देखती थी, उसको अच्छा नहीं लगता होगा। कुछ दिन मेरी माँ को भी अच्छा नहीं, बिल्कुल। तो मरते वक्त भी जो उन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया था ना, वो यही लिया था कि तुम नशा मत करना। लेकिन उनके मरने के बाद भी मैं नशा करता था। उनके मरने के कई दिनों तक मैं नशा किया। उनके मरने के बाद तो मेरा सिचुएशन सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो गया। पिताजी को दुश्मन मानने लगा, रूम में खुद को बंद करके रखता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ का ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कराया, अमेरिका क्यों नहीं लेके गए। सब बेच देते, अमेरिका लेके चले जाते। जानबूझ के इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया, कंजूस थे, पैसा नहीं दिया, पैसा बचाने के चक्कर में मेरी माँ चली गई। सारा निगेटिव थॉट्स, सारे निगेटिव। और जो है वो ये उस वक्त मैं भूल गया कि मेरी माँ बाद में थी, इनकी वाइफ वो पहले थी। और जितना मेरे पिताजी को तकलीफ है शायद उतना मुझे भी नहीं होता हो। सही बात। उस वक्त लेकिन ऐसा नहीं, नशा करता था, उनसे लड़ाई करता था, अलग ही दुनिया में थे। बिल्कुल। जिस पिताजी से मैं सामने बात नहीं करता था, उनको गाली गलौज करने लगा। उनको दूर से ही मेरा रूम में बंद कर लेता था, डर लगता था। मेरे पिताजी को देखो आप, तो रेसलर का शरीर कैसा होता है, तो उनके बिल्ड से उनका बाइसेप्स अभी भी मेरे से ज़्यादा है। और चेस्ट है 6 फुट 2-3 इंच हाइट है। तो रूम बंद करके खिड़की से मैं उनको गाली देता था, ताकि वो मुझे मार ना पाए, मुझे पकड़ नहीं पाए। तो उनको कैसा लगता होगा अब महसूस होता है। लेकिन चेंज कैसा है? ये सब कुछ चल रहा था। चलते मेरे पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा पागल हो गया। अच्छा। एक तो इसका करियर खराब हो गया, दूसरा इसकी माँ भी चली गई, तीसरा अब पूरे मोहल्ले में, पूरे समाज में मैं एक टैबू बन गया। अब जो लोग मुझे बोलते थे, जो मासी के बच्चे, जो बुआ जी के बच्चे को भेजो, अब बोलते थे इसके पास मत जाना। देखो ये 12 साल दिल्ली में रहा, क्या किया। आस पड़ोस के लोग, अगर मैं बाहर निकलता था ना, तो अगर सपोज किसी दोस्त के घर में चला जाता था उसे शाम को बुलाने के लिए, तो वो मुझे गाली देके भगा देते थे। बोलते थे कि तुम मेरे घर में क्यों आया है, तुम मेरे बेटा से क्यों मिलने आ गया, फिर तुमको मना किए थे ना मेरे बच्चे से बात मत कर, तुम मेरे बच्चे को भी बर्बाद कर देगा क्या। आज भी नशा करने वालों के साथ ऐसा ही बिल्कुल होता ही है, और मेरे साथ भी हो रहा था। लोग कट ऑफ हो गए, मेरी सिस्टर्स मेरे से बात करना छोड़ दी, मेरे पिताजी भी हमको आइसोलेट कर दिए, हम खुद ही आइसोलेट हो गए अब उन लोगों से। जो लोग समझाते थे वो लोग वैसे ही दुश्मन नजर आते हैं। जो लोग अच्छा बोलते थे कि मत नशा करो, तो उनको पहले बोलता था कि तुम्हारे बाप का लेके पीता हूँ, कैसा लग ज्ञान दे रहा है, अपने बच्चे को देख, अपने भाई को देख, अपने आप को देख। समझ में नहीं आता था कि ये लोग मेरे भलाई के लिए बोलते। धीरे धीरे सब कुछ खराब होता गया। ऐसा भी हो गया कि एक दिन भागलपुर के आसपास गाड़ी लेके जा रहे थे, किसी से लड़ाई हो गई। लड़ाई, हाँ जी, मैं था, मेरे दोस्त थे, 4 व्हीलर वाले से लड़ाई हुई और कुछ लोग वहाँ पे आ गए। हम लोगों ने उनके साथ हाथापाई कर ली। बाद में पता चला कि वो लोग पुलिस वाले थे। नशे में था मैं, मुझे पहचान नहीं पाया, और पहचाना भी होता तो तब भी शायद मैं लड़ता, क्योंकि मैं होश में तो था नहीं। जब होश आया तो मैंने देखा मैं जेल में बंद हूँ, भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद हूँ मैं। पिताजी गुस्से में बेल नहीं फाइल करवा रहे हैं। जेल के अंदर मैं रोज़ रोता हूँ कि बचा लीजिए भगवान, क्या भेज दिए। अब भगवान पे विश्वास कर रहा हूँ। उस वक्त भगवान को गाली देता था। जैसा इंसान एक एग्नोस्टिक होता है ना, ये तो एक अच्छा हो रहा होता है तो भगवान है, बुरा हो रहा है तो भगवान नहीं है।
तो पापा 3 महीने तक जेल में रखे, बेल ही नहीं करवाए। फिर सिस्टर लोग रो रो के पापा से रिक्वेस्ट कर करके फिर जेल से निकलवाया। 3 महीने के बाद जेल से जब मैं निकला तो निकल के मेरे पास एक बुलेट है, मेरी माँ ने दिया था। अच्छा, वो बुलेट लेके मैं इंडिया टूर पे चला गया। इंडिया टूर पे निकल गए? जी। 5 महीने तक मैं वापस नहीं आया। मेरे पास जितना भी पैसा था, जितना भी सेविंग्स था, जितना भी मैं दोस्तों से कलेक्ट कर पाया इधर उधर, सब लेके एक ATM में जमा किया, बुलेट लिया। ये माँ की डेथ के बाद की बात है ना? माँ के डेथ के बाद मैं जेल गया। अच्छा, जेल से निकलने के 4-5 दिन के बाद मैंने ये सब अरेंजमेंट किया और मैं यहाँ से निकल गया। तो जितने दिनों आप जेल में थे तो वहाँ तो आप नशा नहीं कर रहे हो? नहीं, वहाँ पे मैं यही प्लान किया कि मैं अब सब कुछ छोड़ दूंगा, अब मैं अच्छा इंसान अच्छा, बनूंगा। वहाँ प्लान किया, हाँ। वहाँ सोचा। बहुत गिल्ट हुआ ना वहाँ पे मुझे। अच्छा, एक्चुअल गिल्ट जो है वो वहीं हुआ है? जी, परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन अंदर से। अच्छा, सिर्फ गिल्ट हुआ। सिर्फ गिल्ट हुआ। गिल्ट हुआ, अफसोस हुआ कि यार क्या कर ये दिया? देखो ये बंदा कौन है मेरे बगल में सोया हुआ, ये मर्डर करके आया। वो देखो कौन है, वो रेप करके आया। साला कहाँ फंस गए हम, कहाँ पहुँच गए हम। क्या नहीं किए थे ज़िंदगी में, क्या क्या सपना नहीं देखे थे, क्या क्या पिताजी भी नहीं सोचा होगा मेरे बारे में, लेकिन देखो आज कहाँ है। फिर ट्रिप पे निकले आप? फिर वहीं पे डिसाइड किया, पढ़ता था बुक्स वहाँ पे, तो चे गुवेरा की किताब थी, वो सब पढ़ा अच्छा, वहाँ। चे गुवेरा को पढ़ा? तो उनके वो उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला है। भगत सिंह को भी पढ़ा, चे गुवेरा को भी पढ़ा, लेनिन, मार्क्सवादी, इस तरीके की किताबें ज़्यादा हमारे वहाँ जेल में हैं, अभी भी हैं, जुब्बा सानी में वहाँ पे हैं। कई लोग पढ़ते भी हैं। तो पढ़ते वहीं से लाइब्रेरी से चेंजेस आई? बिल्कुल आई। किताबों ने ज़िंदगी बदली है मेरी। हमेशा आगे की स्टोरीज में मैं बताऊँ। चेंज तो आता ही है। माई मोटरसाइकिल डायरीज बोल के चे गुवेरा की एक किताब है, उसी किताब को पढ़ के मैं मोटरसाइकिल राइड पे गया। अच्छा। और मोटरसाइकिल राइड पे मैं गया, जब यहाँ से निकला तो मैं 5 महीने तक घर वापस नहीं आया। अभी आप यहाँ पढ़े लिखे लोगों को बोलेंगे चे गुवेरा कौन है, तो वो नहीं जानता नहीं जानता होगा सर। कई लोग तो उसे टेररिस्ट बोलते हैं, कई लोग तो उसे क्या गुरिल्ला बोलते हैं, छोड़ के जानता नहीं होगा कि जो नहीं जानता है वही तो उसको टेररिस्ट बोलता होगा ना। सही। जो नहीं जानता होगा, जो उसको नहीं जानता है वही तो उसको बोलेगा ना ऐसा। तो ठीक उसी है, फिर वहाँ तरीके से पेंट किया गया उसको कि बिल्कुल गुरिल्ला वार करता था। बिल्कुल। वो हाँ, उसकी स्टोरी ही उस जी तरह से। जी जी। फिर उसके बाद फिर वहाँ से मैं बाइक राइड पे निकल गया, टेंट लिया, मेरा स्टोव लिया, अकेले। एक और दोस्त था मेरा, वो बाद में ज्वाइन किया, वो दूसरे बाइक से आया मेरे साथ। अच्छा। स्टोव लिया छोटा सा, मेरा टेंट लिया, सामान लिया, स्लीपिंग बैग लिया, कुछ कपड़े लिए, मैगी वैगी लिया, निकल गया। रास्ते में रुकता था, टेंट लगाता था, उसी में सोता था, होटल नहीं लेता था। नॉन स्टॉप 5 महीने तक मैं घूमा। और उस वक्त मेरे पास पैसा भी था। उस 5 महीने होटल नहीं लिया आपने? कई बार लिया, जहाँ पे अवेलेबल नहीं था, जहाँ रिफ्रेश होना है जो भी, जहाँ पे जी। अच्छा, पैसा मतलब मिनिमम खर्च करके। कहाँ पे, कौन सा लोकेशन पे गए ज़्यादा? तो सबसे पहले मैं यहाँ से गया काठमांडू, पशुपतिनाथ बोल के एक मंदिर है, हाँ, पशुपतिनाथ, वहाँ गया, वहीं से मैंने स्टार्ट की जर्नी। अच्छा। और मेरी माँ शिवाजी की भक्त थी। अच्छा। तो वो कांवड़ वावड़ लेके जाती थी। अच्छा। और वही थी उनके अंदर से, मतलब मैं उनसे कभी कभी पूछता था कि मम्मी आप इसी का पूजा क्यों करते हैं, सबसे ज़्यादा शिव जी को ही क्यों पूजा करते हैं। तो वो मजाक में बोली थी हमको एक दिन कि तुम टीवी में देखता है किसी भी भगवान को कोई दिक्कत होता है तो वो शिव जी के पास जाते हैं। कोई भी, चाहे वो इंद्र हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे कोई भी हो, महादेव, वो सब के सब उसी के पास जाते इसलिए हम भी हैं। तो हम डायरेक्ट उसी के पास क्यों नहीं जाए, हम इधर उधर का पूजा क्यों करें। लेकिन ऐसा वो मानती नहीं थी, ऐसा वो मजाक में बोली थी, लेकिन मेरे दिमाग में ना वो आज तक है, वो मेरे दिमाग में हिट हो गया। और उस वक्त जब मैं डिप्रेशन में था तो मैं कहीं भी जा सकता था, उस वक्त मेरा जो स्टेट ऑफ माइंड था। लेकिन मैं वो सब छोड़ के जितने भी शिवाजी के हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जितना भी शिव जी का ज्योतिर्लिंग होता है, जितना भी शिव जी का जो फेमस टेम्पल्स है ना, मैं वहाँ अच्छा। हाँ, मैं वहीं से काठमांडू से पहले यहाँ से गया काठमांडू से पशुपतिनाथ गया, पशुपतिनाथ से बुलेट से मैं मुक्तिनाथ चला गया जो कि जोमसोम में है। मुक्तिनाथ से फिर पता किया, मुक्तिनाथ से फिर मैं ऋषिकेश चला गया लुम्बिनी होते हुए, जहाँ गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है, लुम्बिनी गया जी। फिर वहाँ से मैं बनवासा बॉर्डर होता हुआ विराटनगर से नेपाल घुसा, और बनवासा बॉर्डर होता हुआ मैं फिर नैनीताल होते हुए फिर मैं ऋषिकेश चला गया। ऋषिकेश गया, ऋषिकेश में कुछ दिन रहने के बाद फिर वहाँ से केदारनाथ चला गया बुलेट से ही। केदारनाथ से फिर मैं
बद्रीनाथ चला गया, बद्रीनाथ से मैं यमुनोत्री चला गया, यमुनोत्री से मैं गंगोत्री चला गया, गंगोत्री में बाइक लगा के मैं ट्रैकिंग पे चला गया। ट्रैकिंग पे मैं 12-13 दिन तक रहा। गंगोत्री ग्लेशियर को ट्रैक करके, तपोवन को ट्रैक करके, ऊपर जाके शिवलिंग पीक तक मैं चला गया। फिर वहाँ से वापस आया बाइक लेके, फिर वहाँ से मैं निकला, फिर कश्मीर चला गया, मैं अमरनाथ चला गया। मेरे खानदान में आज तक कोई नहीं गया था, मैं 4 धाम का यात्रा कर लिया बुलेट से ही। अच्छा, उस बीच में आपने कहीं पर ड्रग्स लिया? बिल्कुल लिया, हर जगह। अच्छा, वो लेते थे? हाँ, नशा करता था, दारू पीता था, गांजा पीता था। भोलेनाथ का प्रसाद था वो। मैं तो यही अपने आप को जस्टिफाई करता था कि भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं और भोलेनाथ का प्रसाद नहीं पियेंगे क्या, वही करता था। बिल्कुल लेता रहा, ड्रग्स भी लेता था, नशा भी करता था, और मंदिर में जाता था। और मंदिर में सिर्फ घूमने नहीं जाता था, वहाँ बैठ के, मेरे को पूजा करना नहीं आता है, आज भी मैं पूजा नहीं करता हूँ। मैं वहाँ पे बैठ के आंख बंद करके मेडिटेशन करता था और रोता था कि भगवान, ये तुम जिंदगी दिया, सब बोलता है कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, तो आज जो मेरा हाल है वो भी तुम्हारी मर्जी से ही हुआ होगा। मेरी माँ भी मर गई, मेरा बाप भी हमसे नफरत करता है, मेरा करियर भी खराब हो गया, इतना साल दिल्ली में रह के भी हम कुछ नहीं कर सके, सारा सपना मेरा चकनाचूर हो गया। यूजलेस समझते हैं लोग, एक टैबू, एक कलंक हो गए हम समाज में, तो ये सब भी तो तुम्हारी मर्जी से ही हुआ होगा, तो ऐसा क्यों किया मेरे साथ, यही बोलता था और रोता था। और ना कभी फूल चढ़ाया, ना कभी जल चढ़ाया, ना कभी प्रसाद चढ़ाया, कुछ नहीं। जब तक पुजारी लोग आके बोलते नहीं थे कि अब चले जाओ यहाँ से, बहुत देर हो गया, क्यों बैठा हुआ है, तो फिर वहाँ से निकल के फिर देखता था कि गांजा कौन पी रहा है। मंदिर के आसपास कोई ना कोई पुजारी गांजा पीता ही है, फिर उनके पास जाके बैठ जाता था आधा 1 घंटा। वापस घर जाने का तो टेंशन था नहीं कि शाम में घर जाना है, कहीं पे भी पड़ा हुआ हूँ, नशा कर रहा हूँ, सो गया, करते करते उठा, टेंट वहीं पे लगा दिया, वहीं पे बैठ गया। 5 महीने तक नॉन स्टॉप मैं घूमा। वहाँ से फिर दिल्ली आया, दिल्ली में फिर 1-2 दिन सिस्टर लोगों से मिला, फिर सिस्टर लोगों से मिल के वहाँ से बनारस चला गया। बनारस जाने के बाद मैंने सोचा बनारस में ही रह जाऊँगा, अब नहीं जाऊँगा, सब कुछ छोड़ दूँगा। तो एक बाबा मिले वहाँ पे, उस बाबा को मैं इसलिए मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि उस बाबा का जो थॉट था ना, वो मेरे थॉट प्रोसेस को चेंज किया। उस बाबा ने मुझे एक किताब दी, ओम स्वामी नाम के एक बंदे की। उसको मैंने बोला कि बाबा, हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं, हम पढ़े हैं कि बहुत सारे लोगों को बनारस में मोक्ष मिला है, हम भी यहाँ पे सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमको भी कुछ रास्ता, मेरे गुरु बन जाइए, हमको मोक्ष की तरफ लेके चलिए। तो वो हंसने लगा, बोला कि तुम्हारा उम्र कितना हुआ है अभी? मुझे उम्र से क्या लेना देना है बाबा, मेरा अब मोक्ष का टाइम आ गया, अब हमको नहीं चाहिए कुछ। तो बोला तुम्हारे पास है क्या जो तुम छोड़ने के लिए आया है, क्या है तेरे पास? हम बोले क्या है मतलब, तुम क्या अर्न किए हो जिंदगी में? इज्जत है तुम्हारा, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारे पास काम है, तुम्हारा कोई पहचान है, तुम तो कुछ भी नहीं है, तो तुम छोड़ेगा क्या? तुम भाग रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और वो बाबा हमको एक बुक दिया, उसके पास वो इंग्लिश में वो किताब थी, और आज भी है वो किताब मेरे पास। ओम स्वामी की किताब है, अ मॉन्क्स वेबनायर, मतलब एक ओम स्वामी बोल के एक बंदा है वो। हाँ, ओम स्वामी एक पंथ भी है, सेक्ट है, उसके मानने वाले बहुत सारे लोग। वो एक लड़का है, 35-36 साल का था उस वक्त, अभी 7-8 साल और ज़्यादा हो गया होगा। वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था, वो भी सब कुछ छोड़ना चाहता था। अच्छा, उसकी कहानी है? जी, उसकी स्टोरी है। तो वो स्टोरी ऑटोबायोग्राफी? हाँ जी, ऑटोबायोग्राफी है। तो उस बुक को मैं पढ़ा, बनारस में ही थोड़ा बहुत पढ़ा। तो और उसने भी मोटिवेट किया कि नहीं, अगर तुमको सब कुछ छोड़ना है ना तो पहले कमाओ, तब तो तुमको छोड़ने का मन करेगा, तब तो समझेंगे कि हाँ तुम छोड़ना चाहता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो छोड़ के आराम से चला जाएगा। तो वो मतलब जो भी था मोटिवेट किए, वो समझाए। फिर बनारस से फिर हम पटना आ गए, पटना से फिर पैसा भी ख़त्म हो गया। फिर जब पैसा ख़त्म हो गया तो 5 महीने तक पापा से बात नहीं किए। जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ सबसे पहले पापा का ही नाम याद आया, पापा को फ़ोन किए, पापा भी रोने लगे फ़ोन में। और हम चाहते थे कि पापा मेरे रोए और हमको बुलाए, लेकिन ईगो इतना था कि डायरेक्ट ये नहीं बोलते थे कि पापा हमको घर आना है, हाँ ठीक है आप। तो पापा बोले हाँ हम तो ठीक है, तुम तो चला गया, हम क्या करें ये वो। तो हम बोले ठीक है, हमको 2000 रुपये आज भेज दीजिए, हम कल आ जाएंगे। उस 2000 रुपये में 1000 रुपये का पेट्रोल डलाया, 1000 रुपये में खाना खाया, शराब पिया, और दूसरे दिन फिर घर आ गया। पटना से आने में तो रात भर का समय लगा। दूसरे दिन घर आया, एग्जैक्ट 15 दिन मैं यहाँ रहा। आने के बाद 16वें दिन 4 लोग आए मेरे कमरे में। मैं रात में सोया हुआ था, अचानक मेरा नींद खुला। ये 4 लोग कौन है? उठाया उन्होंने, बोला हम लोग नशा मुक्ति केंद्र से आए हैं, चलो। अरे क्यों? चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा, अब तुमको वहीं रखेंगे। उन्होंने अच्छे से पकड़ा,
अच्छा। बाउंसर जैसे थे, और दो सिलीगुड़ी से आए थे, नेपाली जैसे थे देखने में, और मोटे मोटे थे, हथट्टे तगड़े थे। मैं भी थोड़ा घबरा गया कि यार ये लोग ज़्यादा बदमाशी करूँगा तो मारेंगे। वो लोग उठा के गाड़ी में बंद किए, पैक किए और लेके चले गए नशा मुक्ति केंद्र सिलीगुड़ी। जी। क्या नाम? सेवक प्रयास फाउंडेशन। ये अरेंजमेंट प्रयास जी। फाउंडेशन। पापा ने किया था अरेंजमेंट? जी, पापा ने अरेंजमेंट करवाया, क्योंकि 15 दिन तक और 5 महीने तक मेरे पापा को ये लगता था कि कोई भी आदमी मोटरसाइकिल से कश्मीर कैसे जा सकता है, 3 दिन ट्रेन से जाने में लगता है। मेरा बेटा पागल हो गया। इधर बैक ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वहाँ तो मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन इस 15 दिन में मेरे पापा हर जगह जाके यही बोलते थे कि मेरा बेटा को क्या हुआ है, वो पागल तो नहीं हो गया कहीं। तो दीदी लोगों ने मेरे पापा को बोला कि पागल नहीं हुआ है, नशा करता है, इसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कर दीजिए, नशा छोड़ देगा तो ठीक हो जाएगा। तो नहीं तो मेरे पापा प्लान बना रहे थे रांची में भेजने। अच्छा, इसको वाकई वही समझ रहे थे कि मेंटल हो गया, ये पागल हो गया, ये इसको रांची में एडमिट करा दो। बल्कि आसपास के लोग भी मुझे ऐसा ही बोलते थे कि पागल हो गया। पड़ोसी लोग, आसपास के लोग, वो लोग पागल ही समझते थे। लेकिन थैंक्स टू माय सिस्टर्स, थोड़ा पढ़ी लिखी थी वो लोग, तो गूगल पे नंबर ढूंढ के निकाला नशा मुक्ति केंद्र का। और बिहार में इसीलिए नहीं रखा कि वो लोग डरते थे कि कहीं भाग ना जाए, वो भाग के कहीं फिर से आ गया यहाँ, तो क्या करेंगे, इसलिए इतनी दूर भेजो इसको कि ये वहाँ से भागे भी तो यहाँ ना पहुँच पाए। ऐसा मतलब मेंटली वो लोग फिर सेवक प्रयास फाउंडेशन बोल के एक इस्कॉन टेम्पल के पास शास्त्री नगर में एक नशा मुक्ति केंद्र अभी भी है, वहाँ पे एडमिशन कराया उन्होंने मेरा। और एडमिशन उन्होंने कराया 17/9/2015 को, वो भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अच्छा, मेरे हाथ पे लिखा हुआ 17/9/2015 18/9/2015 लिखा हुआ है, क्योंकि 18 तारीख से मैं नशा नहीं किया। अच्छा, 18/9/2015 से लेके आज तक हम नशा से दूर हैं। आज तक हम कोई नशा नहीं किए, और उसको हाथ पे लिख लिए हम कि अब ज़िंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे, माँ के फ़ोटो के नीचे। और 17 तारीख को मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ। उस दिन तो नशा करके ही थे हम, सोए हुए, इसलिए वो काउंट नहीं होता है। 18 तारीख से हम सोबर हैं, सितंबर से 2015 से, अभी 8 साल हुआ मेरा। वहाँ आप कितने दिन रहे नशा मुक्ति केंद्र में? वहाँ 4 साल रहे। 4 साल? जी, 4 साल कंटिन्यू? 4 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला। मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ 4 महीने के बाद, तो मेरे डिस्चार्ज कराने के लिए मेरी फैमिली आई। जब मेरी फैमिली डिस्चार्ज कराने के लिए आई तो हम बोले कि हमको यहीं रहना है, हम यहाँ पे कुछ दिन वॉलंटियर करना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं उन लोगों को जो लोग मेरे तरह हैं, जो लोग नशे से बर्बाद हो गए। तो पापा ने बोला कि शायद ये गुस्सा है मेरे पे, इसलिए ऐसा कह रहा है, इसको रहने दीजिए, कुछ दिन के बाद ये आ जाएगा। तो वो लोग, दीदी और पापा लोग वापस आ गए हमको वहाँ छोड़ के। वहाँ पे सर मेरा काम था टॉयलेट TDA, टॉयलेट साफ़ करता था, और डॉग TDA। एक छोटा सा, इतना छोटा जर्मन शेफर्ड लाके वहाँ के जो सर थे मेरे, वो लाके दिए कि तुम इसका ख्याल रखो, इसको खाना खिलाओ, तुम आदमी को पालने लायक नहीं है, तुम पहले जानवर को पालो बोला। अच्छा, जब तक तुम जानवर से प्यार नहीं करोगे तब तक तुम आदमी से प्यार नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कुछ सोच के ही बोले होंगे, तो मैं रहने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे किचन ड्यूटी मिला, और किचन ड्यूटी सैलरी कुछ भी नहीं, मतलब वॉलंटियर। आपको ना पैसा देना है ना आपको पैसा देंगे, मतलब खाइए पीजिए रहिए, सर्विस दीजिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, सर्विस दीजिए, सेवा करिए, लोगों का मदद करिए। वही करने लगा। किचन ड्यूटी मिला, किचन में हेल्प करने लगा, खाना बनाने में, सब्जी काटने में। जैसे बहुत सारे लोग हैं तो आलू काट दिया, तो प्याज काट दिया। और भी कई लोग होंगे, कई जी वॉलंटियरी जो काम जी और भी थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो हमारे डायरेक्टर सर थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगे। जी, वो बुलाए हमको एक दिन क्लास में, ऑफिस में बुला के बोले कि क्या तुम अपना करियर बावर्ची में तब्दील करना चाहता है? तुम खाना अच्छा बनाने लगा है, तुमको शेफ़ बनना है या कुक बनना है? तो मैं उनको बोला नहीं सर, मैं शेफ़ या कुक तो नहीं बनना चाहता हूँ। तो तुम क्या बनना चाहता है, क्या करेगा अब आगे? तो उसी दिन उनको पहली बार मैं बोला कि सर हमको भी एडिक्शन काउंसलर बनना है। जो लोग नशा करते हैं उन लोगों का काउंसलिंग करना है, उन लोगों का मदद करना है। तो फिर उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उसके बाद मेरा एडमिशन करवाया उन्होंने, पैसे भी उन्होंने ही दिए। सेलेशन कॉलेज सिलीगुड़ी में ही सेलेशन कॉलेज था, वहाँ पे बैचलर्स इन सोशल वर्क में मेरा एडमिशन कराया। अच्छा, BSW? जी, BSW में इग्नू के थ्रू। अच्छा, मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं सेंटर में काम करता था। सैटरडे संडे में क्लास लेता था। पढ़ने का मेरा इंटरेस्ट था ही,
पढ़ने में मेरे को अच्छा लगता ही था। अच्छे थे भी आप? अच्छा भी था पहले, तो अब फर्स्ट ईयर में टॉप भी किया। इतने सालों के बाद क्लास में एडमिशन लिया, BSW में टॉप किया। कैसा फील हुआ उस वक्त? फर्स्ट डे जब मैं क्लास में गया तो सारे बच्चे खड़े हो गए, मास्टर आया है सोच के। फिर मैं उनके साथ जाके बैठ गया कि नहीं, हम भी आप लोगों के साथ पढ़ने आए। वो लोग तो 12th पास बच्चे थे। सही। उन लोगों के हिसाब से तो 7-8 साल बड़ा था, 10 साल बड़ा था शायद मैं उन लोगों से। तो फिर 3 साल उन लोगों के साथ रहा, बैचलर्स इन सोशल वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद 1 साल और रहा वहाँ, मतलब 4 साल वहाँ रहा टोटल, और 4 साल के बाद फिर बिहार आ गए। तो उस दरमियान जो आपका खर्च आ रहा था वो वही लोग बेयर कर रहे थे या घर से जा रहा था? 1 साल तक उन्होंने ना पैसा दिया ना पैसा लिया। 1 साल के बाद 500 रुपीज़ मेरा पॉकेट मनी हुआ। 3-4 महीने तक 500 रुपया मिला। 500 रुपया के बाद 1500 मिला। 1500 के बाद 3000 मिला। 3000 के बाद आई बिकेम हाईएस्ट पेड एडिक्शन काउंसलर इन सिलीगुड़ी इन नॉर्थ बंगाल। दूसरे रिहैब से मुझे बुलाने लगे मोटिवेशनल क्लासेस लेने के लिए। दूसरे रिहैब में जाता था तो 1000 रुपये 1 घंटे का मिलता था, और इस तरीके से अर्निंग भी शुरू हो गई। मुझे भी पता चला कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ। मुझे ये भी पता चला कि मेरे बोलने से दूसरा आदमी मोटिवेट भी होता है। जो हिडन टैलेंट था ना मेरा, मेडिटेशन, वो बहुत हेल्प किया हमको। मेडिटेशन आज भी हम करते हैं, रोज़ करते हैं। पूजा 4 साल के बाद फिर वहाँ से लौट आए आप? 4 साल मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर मिल गया। फिर उसके बाद मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि मेरे पापा यहाँ किस चीज़ के? ये नशा मुक्ति केंद्र के लाइसेंस लाइसेंस खोलने का भी सोच लिया था? जी, तब तक डिसाइड कर लिया था कि मैं यही काम करूँगा। पूर्णिया में शुरू करूँगा। जी, पूर्णिया में करूँगा। पूर्णिया में इसीलिए सोचा क्योंकि पिताजी मेरे यहाँ पे अकेले रहते थे। अच्छा, पिताजी यहाँ पे हैं तो पिताजी को कैसे छोड़ दें। पहले तो पिताजी को दुश्मन समझते थे, लेकिन जैसे जैसे सेंटर में गए, जब काउंसलिंग हुआ, साइकोलॉजिस्ट मिले, लोगों ने समझाया, तो लगा कि नहीं यार, पिताजी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और जो भी पिताजी ने किया वो मेरे लिए किया, माँ के लिए किया, अपने लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज भी मेरे पिताजी के पास 4 कपड़े हैं। ये मेरा घर था पहले, इसी में हम लोग रहते थे। ये जगह आपकी अपनी है? जी, ये मेरे पिताजी की है। अच्छा, ये मेरा घर था, और इस कैंपस में मेरे पिताजी झाड़ू लगाते थे खुद से। आज भी मेरे पिताजी के पास गाड़ी नहीं है, आज भी उनके पास बाइक है। आज मेरे पिताजी को मेरे गांव में ऐसा बोलते हैं लोग, मैं तो नहीं जानता हूँ एग्जैक्टली, ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़मीन वाला आदमी वेदानंद सिंह है, अभी भी। अच्छा, है? अभी भी है। कहाँ गाँव है आपका? इसराइन, मधेपुरा जिला, कुमारखंड के पास पड़ता है जी। और अभी भी मेरे उस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा, अगर सिंगल पर्सन की बात की जाए तो मेरे पिताजी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन आज भी मेरे पिताजी खुद से झाड़ू लगाते थे। अब तो खैर बूढ़े हो गए। जब तक यहाँ पे सेंटर नहीं था तब तक पापा खुद से कैंपस को साफ़ करते थे, गाय रखते थे, गाय का सेवा करते थे, गोबर उठाते थे, सारा काम वो करते थे। अभी एकदम डाउन टू अर्थ। अभी घर हमारा वहीं उफरेल चौक के पास, जहाँ से आप लोग आए हो। अच्छा, वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अभी घर वहाँ बना लिया। अभी शादी भी हो गई। शादी कब की आपने फिर? शादी अभी 2 साल होने वाला है। शादी में कोई दिक्कत हुई क्या? वो भी स्टोरी आपको मैं बताऊंगा। ओके। फिर नशा मुक्ति केंद्र में 4 साल रहने के बाद, क्योंकि पिताजी मेरे अकेले रहते थे, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लान किया कि पिताजी के साथ रहना है। यहाँ पे आके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, सारा सेटअप किया, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पिताजी को ये भरोसा हो गया था कि अब ये जो भी करेगा अच्छा करेगा? जी, 4 साल में हुआ। ये हो गया हुआ 50-50 हुआ। अच्छा, उस वक्त क्योंकि वो नज़र से नहीं देख रहे थे, बस वो सुनते थे कि ये तब्दीली आ गई, ये अच्छा है, हो गया है, ये ऐसा हो गया है, वैसा। साथ तो आप रहे नहीं थे? साथ तो रहे नहीं थे, तो इसलिए भरोसा नहीं था उतना। लेकिन हाँ, वहाँ के काउंसलर्स, वहाँ के जो लोग थे, वो लोग जो भी कम्युनिकेट करते थे उसका। तो फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पापा के साथ रहने लगा। पापा भी यहीं रहते थे। मैंने उधर सेंटर स्टार्ट किया, पीछे की साइड। अच्छा। छोटा सा सेंटर स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे पापा देखने लगे मेरा रूटीन, मेरा टाइम टेबल, मेरा काउंसलिंग करने का तरीका, मेरी क्लासेस, मेरा डेडिकेशन, मेरा डिसिप्लिन। तो फिर उनको विश्वास हुआ, फिर बहनों को भी विश्वास हो गया। जी, फिर सबको धीरे धीरे हो गया विश्वास। फिर उसके बाद काम करते करते पहला नशा मुक्ति केंद्र खोला इस कोसी का, इस सीमांचल का। फिर धीरे धीरे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे राहुल सर जिन्होंने किताब वगैरह का जी, जो लाइब्रेरी के लिए वो करते थे, वो राहुल सर यही हैं, चश्मा जो पहन रखा है जिन्होंने। ये अच्छा जो आपको दे रहे हैं। जी, इन्होंने पूर्णिया स्थापना दिवस पे मुझे सम्मानित किया नशा मुक्ति केंद्र में काम करने के लिए। जी। और
एसपी साहब थे, वो भी उन्होंने भी सम्मानित किया।